नमस्कार साथियों, मेरा नाम महावीर वैष्णव है। मैंने आरएस 2023 में 80वीं रैंक प्राप्त की है और आज के इस वीडियो में मैं आरएस 2024 में जो इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैं एक छोटा-सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 1 दिसंबर से आरएस 2024 के इंटरव्यू का प्रथम जो चरण है, वो शुरू होने वाला है। अब हमारे पास समय कम बचा है और सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तैयारी हमें बहुत ज़्यादा करनी है। तो कैसे हम इस कम समय का यूटिलाइज़ करके अपने इंटरव्यू में अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसको हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे इम्पैक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम ये जता सकते हैं कि हम कैसे दूसरों से थोड़ा-सा अलग हैं। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं 3 चरणों की बात करूँगा। पहला मैं कुछ बेसिक बातों की बात करूँगा। दूसरा, मैं ये बात करूँगा कि आपको डेफ में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा, एज़ एन एस्पिरेंट जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने कैसी क्या चीज़ें करी थी, जिससे मुझे इंटरव्यू के अंदर एक थोड़ा-सा एज मिला। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की। बेसिक चीज़ों में हम सबसे पहले बात करेंगे अपीयरेंस की। कहा जाता है कि यू विल बी एड्रेस्ड एज़ यू आर ड्रेस्ड मतलब जैसा आप पहनते हैं, आपको वैसा ही देखा जाता है। तो एक आप अधिकारी बनने जा रहे हो और अधिकारी जिस तरीके से कपड़े पहनता है, जिस तरीके से उसके अंदर जो एक पोइज़्ड तरीके से वो रहता है, वो आपके अंदर नज़र आना चाहिए। आपके हेयर कट ओवर का होना चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं, तो वो थोड़ी-सी ट्रिम होनी चाहिए। नहीं रखते हैं, तो आप क्लीन शेव चाहिए। और आपके जो कपड़े हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आप लाइट कलर की शर्ट पहनें और डार्क कलर की पैंट पहनें। कोई भी फॉर्मल शूज़ ब्राउन और ब्लैक दोनों चलेंगे और ज़्यादा चटक-मटक नहीं होना चाहिए। अगर आप सूट पहनना चाहते हैं, तो सूट भी आप पहन सकते हैं बशर्ते आप उसमें कंफर्टेबल और टाई भी आप पहन सकते हैं। टाई का भी मैं वही कहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ कंफर्टेबल हैं, तो ही टाई पहन के जाएँ क्योंकि टाई के ऊपर भी क्वेश्चन्स आते हैं कि आपने कौन-सा नोट बाँध रखा है, क्यों बाँध रखा है, दूसरा नोट क्यों नहीं बाँधा, ठीक है? तो इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान रखना। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो कोई भी लाइट कलर की साड़ी आप पहन के जा सकती हैं और आजकल काफ़ी अच्छी-अच्छी साड़ियाँ आ रही है, तो आप उनका यूज़ कर सकती हैं। अगला मैं बात करूँगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की। ये एक ऐसा पहलू है जिसे मतलब ना आपके मित्र जानते हैं, ना आपके मेंबर्स जानने वाले हैं, ना ही और कोई जानने वाला। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ हम जनरली बता देते हैं कि मैं डिसिप्लिन हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, पैशंस है मेरे अंदर। इस तरीके की बातें हम बता देते हैं, आइडियलिस्टिक बातें होती है ज़्यादातर। लेकिन वीकनेस हम नहीं बता पाते। अगर आप अपनी वीकनेस बताएँ, तो वीकनेस इस तरीके से बताएँ कि आप उनको ये कह पाओ कि इस वीकनेस पे मैं काम कर रहा हूँ और ये काम करूँगा तो कैसे मैं अपने प्रशासन के अंदर एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम एफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं चला पाऊँगा, आप उस पे काम कीजिए, ठीक है? अगला आपकी हॉबी। हॉबी में हम जनरली अ, ऐसी हॉबी चूज़ कर लेते हैं या तो उसका एरिया बहुत वाइड होता है या सामने वाले को उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है और होती भी है तो उनका मन नहीं करता है पूछने का क्योंकि काफ़ी वियर्ड सी हॉबीज़ होती हैं। हॉबी बेसिक हॉबी रखिए, एक हॉबी चलेगा, एक हॉबी रखिए आप और उस हॉबी पे थोड़ा-सा 360 देख लीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। उसमें अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन-कौन से हैं, इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन से हैं या आपकी कोई दूसरी अगर हॉबी है, जैसे गार्डनिंग हो गया, बुक रीडिंग हो गया, तो अच्छी किताबों के नाम, बुक अगर गार्डनिंग है तो आपको पेड़-पौधों के इनके नाम पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हॉबी पे आप तैयार कर लीजिए। हालाँकि सारे मेंबर्स हॉबी पे क्वेश्चन्स नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी जो पूछते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर उन्होंने सवाल पूछ लिया, तो आपको इस कंडीशन में आप होने चाहिए कि 2 से 3 मिनट आप उस चीज़ पे अपना इंटरव्यू निकाल सको। अगला आपका जो वाय फैक्टर है, ये वाय फैक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा भी जाता है कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं या आप कोई डिपार्टमेंट छोड़ के शिक्षा डिपार्टमेंट है या दूसरा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट छोड़ के आप आरएस में क्यों आना चाहते हैं? ऐसा क्या है आरएस के अंदर? क्यों बना दिया हम आपको आरएस? वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो थोड़ा-सा नेचुरल लगना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। नेचुरल हो, प्रैक्टिकल हो और ऐसा लगे कि हाँ, वाक़ई में ये कुछ चीज़ें हैं जिसने इसको आरएस बनने के लिए प्रेरित किया होगा और वाक़ई में ये करना चाहता है।
ये उनको फ़ील ज़रूर होना चाहिए। अगली बात है मेंबर्स का जो बैकग्राउंड है, आरपीएससी के जो भी मेंबर्स हैं, एक बार उनका बैकग्राउंड ज़रूर देख लीजिए कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या मैथमेटिक्स से उन्होंने पढ़ाया हुआ है या हिस्ट्री से बैकग्राउंड है या किस जगह के वो कलेक्टर रह चुके हैं या संभागीय आयुक्त रह चुके हैं। इनके बारे में भी आप थोड़ा पता कर लेंगे तो आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट रहेंगे, सामने वाला मेंबर कोई भी अगर आ जाता है रैंडमली, तो आप ऐसे घबराएँगे नहीं कि अरे यार! मैं तो ये मेंबर वो कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था और कोई और मेंबर आ गया। तो आप सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान के रखें, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। फिर मैं अगली बात करूँ तो इंटरव्यू रूम की। इंटरव्यू रूम में आपको एंट्री, एग्ज़िट, अंदर आपका कैसा बिहेवियर रहना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूँगा। एंट्री का ऐसा है कि जो वहाँ पे जो भी गार्ड होते हैं, वो जनरली ऐसा होता है कि आप जब एंट्री करने वाले होते हैं, तो वो ऑलरेडी गेट खोल देते हैं। लेकिन नहीं भी खोले तो आपको खोलना पड़ेगा। तो चाहे वो गेट खोले चाहे ना खोले, आपको बिना परमिशन के एंट्री नहीं लेनी है। आप पहले परमिशन लें, फिर एंट्री लें, फिर सामने जो भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन्हें आप अभिवादन करें। जो आप समय देख लें कि मॉर्निंग में इंटरव्यू हो रहा है, दिन में हो रहा है या शाम को हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर लीजिए। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम तैयार करके जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, और हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में इवनिंग में हो जाता है। हम शाम को भी हम ये बोल के आ जाते हैं कि गुड मॉर्निंग सर। तो वो थोड़ा-सी घबराहट होती है, एंग्ज़ायटी होती है, इस वज़ह से हम ऐसा करते हैं, तो वो थोड़ा-सा आप उसका ध्यान रखिए। आज आप उनको अभिवादन कर दोगे, तो उसके बाद में वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे। जब आप बैठ जाओगे, बैठने के बाद भी उन्हें थैंक यू बोलें। फिर एक-एक करके आपसे सवाल पूछे जाएँगे और लास्ट में जो भी मेन मेंबर हैं, वो आपसे फाइनल 2-3 सवाल पूछ के आपको बोलेंगे, "ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ।" जब आप जाते हैं, जाने से पहले भी आप उन्हें बोलिए, "थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का" और आप आराम से बाहर आ जाइए। अब इंटरव्यू रूम के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपकी जो वॉइस टोन है, वॉइस टोन ऐसी होनी चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ना बहुत ज़्यादा धीरे हो। मीडियम अप्रोच हो और आपकी वॉइस में थोड़ी क्लैरिटी हो। आप जो भी शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो शब्द ऐसा होना चाहिए कि आप ये मान के चलो कि आप एक अधिकारी हो और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सामने सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको उनका जवाब देना है। किस तरीके से जवाब दोगे, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप अधिकारी हैं बनने जा रहे हैं, तो अधिकारी के रूप में जवाब दीजिए। ठीक है? दूसरा, आपका जो भी आई कॉन्टैक्ट है, आई कॉन्टैक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा 70-30 का रेशियो चलता है, कि आपसे जो भी मेंबर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनकी तरफ ज़्यादातर समय देखें। बाकी मेंबर्स को भी ऐसा ना लगे कि वो उनको ऐसा ना लगे कि वो उपेक्षित फ़ील कर रहे हैं। उपेक्षित फ़ील नहीं कराना, उनकी तरफ भी देखना है, ठीक है? और अपनी जो भी बात खत्म कर रहे हो, वो बात खत्म भी उसी मेंबर पे होनी चाहिए जिस मेंबर ने आपसे सवाल किया है। तो जैसे सामने वाले ने कोई सवाल किया है तो आप स्टार्ट आपने इधर से किया, आपने इधर भी देखा, आपने इधर भी देखा और आपकी जब बात खत्म होने लगी, तो आपने वापस आके अपने बात खत्म उन्हीं के आँखों में आँखें डाल के आपको बात करनी है। फिर आपका जो हैंड मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट मिनिमल हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हाथों को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, आपके हाथ जो एल्बो मूवमेंट है ना यहाँ तक का, ये आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका आप इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा नेचुरल भी लगेगा। बिल्कुल ही अगर हम ऐसे बैठ के जवाब देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मूर्ति बोल रही है। मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, आप एक सामान्य इंसान हो, सामान्य इंसान की तरह हमें जवाब देना है। अगला जो चरण है उसकी मैं बात करूँगा वो है डेफ। डेफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका 40 से 50% इंटरव्यू जो है, वो आपके डेफ पे चलता है। डेफ में आपके 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स या अगर आपने कोई पीएचडी कर रखी है वो, या आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो, या अभी आपका कोई जॉब प्रोफाइल आपकी अभी जो भी है वो, ये चीज़ें आती हैं। अगर हम ग्रेजुएशन या स्कूल इनकी बात करें, तो जिन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए वो ये है कि आपके एक तो 10th, 12th इनके परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट्स क्या-क्या थे आपके ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि इस बार आप आपके मार्क्स कितने आए थे और कितने में से आए थे, ये भी आप पता करके चला जाना क्योंकि हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए वो ये भी पूछ ले कि अच्छा ये बताओ कि आपके मार्क्स कितने थे? मार्क्स को भी एक बार आप ध्यान करके रख लें और उसके बाद में आपका जो भी ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीटेक किया हो, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो आपका रहेगा फोर्टे।
उसमें आपको आपकी उसकी बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज भी ज़्यादा फैक्चुअल नहीं, एनालिटिकल तरीके से होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ है, ठीक है? प्रशासन में कैसे यूज़ हो, कोई भी बात हो, कोई भी इश्यू आप पढ़ रहे हो, कुछ कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आप थोड़ा-सा ये एंगल लेके चलें कि प्रशासन इसमें क्या करेगा? एज़ एन एसडीएम मैं इसमें क्या करूँगा? वो थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव आप हर चीज़ में थोड़ा-सा लेके चलें। जैसे मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड है। मुझे पता था कि मेरा जो इंटरव्यू है 50% हिस्ट्री पे चलने वाला है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया, मास्टर्स मैंने हिस्ट्री से किया, नेट, सेट, जेआरएफ मैंने हिस्ट्री से किया, पीएचडी भी मेरी हिस्ट्री से चल रही है। तो मुझे ये पता था कि मुझे अगर ये ज़्यादा मेरा इंटरव्यू चला, तो हिस्ट्री पे ही चलने वाला है और मैंने हिस्ट्री को इतने अच्छे से तरीके से तैयार कर लिया था कि वो जो भी मुझसे क्वेश्चन्स पूछ रहे थे, मैंने इस तरीके से जवाब दिया कि उनके चेहरे पे मुझे एक सैटिस्फैक्शन नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट की आपके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगली बात आपका होम डिस्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको इसके बारे में ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल क्या सिचुएशन चल रही है, कौन-कौन पदाधिकारी हैं वहाँ पे, आपके ज़िले में क्या-क्या समस्याएँ चल रही है, उन समस्याओं को आप कैसे हल करोगे अगर आपको वहाँ का एसडीएम बना दिया जाता है। तो आप कैसे क्या नई चीज़ आप ऐसी लेकर के आओगे कि आपके जो ज़िला है वो एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने लग जाए। तो उसमें आपको थोड़ा-सा ये इन बातों का ध्यान रखना है। फिर है आपका जॉब। आपकी जॉब प्रोफ़ाइल अगर आप अभी किसी जॉब में हैं, तो आपका ये पता होना चाहिए कि आप किस विभाग से आ रहे हैं, विभाग में क्या-क्या काम होते हैं, आपका क्या काम है, आपने अभी तक ऐसा क्या कर दिया और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ समस्याएँ हैं या कुछ चैलेंजेज़ हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, वो क्या हो सकती हैं? तो इनके बारे में थोड़ा-सा आप जानकारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मोटा-मोटा इंटरव्यू इन्हीं बातों पे चलेगा। अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, वो ये है कि एज़ एन एस्पिरेंट मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कैसे मैं अपने आप को इफ़ेक्टिव तरीके से अपने आप को रख सकूँ बात को। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मेरा जो भी इंटरव्यू होगा, चाहे वो फर्स्ट फेज़ में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, चाहे सुबह में हो, चाहे शाम में हो, मैंने सोचा था कि मेरी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस होगी, वो ऐसी होगी कि अब तक जितने भी लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, मेरी उससे अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो अलग चीज़ें कुछ चीज़ें करी थी, वो मैं आपको बताऊँगा। आप चाहें तो उन्हें अपना भी सकते हैं और वो आपकी मर्ज़ी है। पहली चीज़ जो है, वो ये है कि मेरा वैसे तो ग्रेजुएशन तक जो मेरा मीडियम है, वो हिंदी मीडियम था। और उसके बाद मैंने अपना मीडियम चेंज करके इंग्लिश मीडियम कर दिया। मैंने आरएस का मेंस भी इंग्लिश मीडियम से दिया। तो मैंने इंग्लिश जो न्यूज़पेपर हैं, वो तो मैंने पढ़े ही नहीं। मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, दोनों न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर होते थे। एक मैं पढ़ता था दैनिक भास्कर और दूसरा पढ़ता था राजस्थान पत्रिका। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या है कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम करंट अफ़ेयर से रिलेटेड कोई बात पढ़ लेते हैं या ऊपर-ऊपर से कोई बात पढ़ पढ़ लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी थोड़ी-सी डिफरेंट है। आपको उसमें जो एडिटोरियल्स हैं, वो एडिटोरियल्स आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि आपकी जो भी आर्गुमेंट बिल्डिंग होगी, वो आपका एडिटोरियल से ही आएगा। जो-जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि हाँ यार, ये हॉट टॉपिक्स हैं, इस पे सवाल पूछ सकते हैं, तो उस पे आप अलग से नोट्स बना लो कि इसमें ये लैंग्वेज या ये जो आर्गुमेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं इसको अपनी बातों में यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा, न्यूज़ के अंदर जो भी शुरू से लेकर एंड तक जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें जो भी गवर्नमेंट लैंग्वेज जो यूज़ होती है, कि सरकार ने किन-किन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए उस न्यूज़ के अंदर जो भी कोई स्कीम आ गई या हमारे देश के जो लक्ष्य हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, सबका विश्वास। इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज़ है, इनको आप अपने शब्दों में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और एक छोटी-सी डायरी बना लीजिए, मेरे ख्याल से 30-35 शब्दों से ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं, जो आपको याद करना पड़ेगा। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ पे ध्यान रखिए। फिर हम कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो हम जनरली मिस आउट कर देते हैं, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं वाद-विवाद हो गया। तो हमें इंटरव्यू में वो चीज़ें भी देखनी है कि हमें उसके अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव क्या है? कि प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा है, वो आपको ज़रूर देखना है कि एसडीएम क्या कर रहे हैं, डीएम साहब क्या कर रहे हैं या तहसीलदार साहब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से किसी मुद्दे को सुलझाया गया या किसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है।
वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव होता है ना, वो आपको ज़रूर पढ़ना, उससे आपके दिमाग के अंदर एक प्रोसेस बनती जाएगी। अगला आपका जो वे ऑफ लिविंग है, वो आपको अब ऐसा रखना पड़ेगा कि आप अपने आप को ये मान कर के चलें कि मैं ऑलरेडी एक एसडीएम अधिकारी हूँ और सुबह से लेकर शाम तक आप जब भी सोते हो या रात में जब भी सोते हो, तब तक आपका एटीट्यूड ये रहना चाहिए कि मैं एक अधिकारी हूँ। एक अधिकारी कैसे बात करेगा? वो विनम्र तरीके से ब लोगों से बात करेगा। जो भी उनकी जो समस्याएँ होंगी, उनको अच्छे से सुनेगा। पहले सुनेगा, फिर सारगर्भित तरीके से अपनी कोई बात कहेगा, उस बात का समस्या का समाधान जो है वो निकालेगा। तो इस तरीके से अपने आप को ये मान कर के चलें। कोई आप कहीं पे जा रहे हो, कोई घटना हो गई या आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन अगर यहाँ पे आ गई तो एज़ अ एसडीएम मैं अगर वहाँ होता तो मैं क्या करता? तो ये थोड़ा-सा आपको अपने आप को एक अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन होता है, अपने आप को इमेजिन करो कि मैं ऑलरेडी एक अधिकारी हूँ और अधिकारी के रूप में ही आपको लोगों से बात करनी है। आपका जो पीयर ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसके अंदर। इसमें आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सब अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। एक 5 पॉइंट देगा, एक 6 देगा, एक 7 देगा, तुम 4 ही दोगे मान लो। आपने 4 जो 4 पॉइंट दिए, हो सकता है कि तुमसे सिर्फ 2 ही काम के हो। लेकिन जब हम वापस घर पे जाएँगे, तो आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति ने 2 पॉइंट अच्छे बोले थे, वो पॉइंट आपको याद रहेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते आपकी हर टॉपिक के ऊपर इस तरीके से समझ आ जाएगी मुझे कैसे 360 तरीके से सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए अलग-अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब उसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, समाज भी आ जाता है, आपका प्रशासन भी आ जाता है और पूरा का पूरा देश भी आ जाता है और ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें, तो इस तरीके से स्टेक होल्डर वाइज़ अपनी अप्रोच बना के चलो, जो भी आप टॉपिक तैयार करते हो उसके अंदर। अगली बात मैं करूँगा कॉन्फिडेंस की। कई बार व्यक्ति ये बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सामने वाले से बात कैसे करें? वो सवाल पूछते हैं तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो लोगों से बात करना शुरू कीजिए। अपने आप को एक वो अकेला मत रखिए लोगों से। लोगों से बात कीजिए। जनरली वो हाल-चाल ही पूछ लीजिए उनसे, हाय-हेलो कर लीजिए। पूछ लीजिए उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ी बहुत हँसी-मज़ाक कर लीजिए। बोलने से आपका शक खुलेगा। दूसरा एक छोटा-सा कोई टॉपिक, माइक्रो टॉपिक होगा, वो तैयार कीजिए। उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और आप उसको इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए कि आपको 2-3 मिनट के अंदर वो टॉपिक खत्म करना है। आप अच्छे से उसको बोलिए, तैयार होके बोलिए और उसको आप रिकॉर्डिंग में ये चेक कीजिए कि आपके वॉइस टोन कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप उससे आई कॉन्टैक्ट बना के रख पा रहे हो, नहीं रख पा रहे हो, हैंड्स का आप कैसा यूज़ कर रहे हो। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आपके जो आपने 8 तारीख को मेरे ख़्याल से 8 अक्टूबर आपका मेंस का रिज़ल्ट आ गया था और अब तक मेरे ख़्याल से काफ़ी सारे मॉक भी आप लोगों ने दे दिए होंगे। उन मॉक इंटरव्यूज़ के जो आपको वीडियोज़ मिलते हैं, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और एक डायरी के अंदर नोट कीजिए कि आपने ये गलती करी है, इस गलती को अगली बार नहीं करनी है। उसको नोट करने से क्या होगा कि आपके माइंड में वो बात घूमेगी कि मैंने यार ये वाली बात गलत तरीके से बताई थी, मैं इसको इस तरीके से बता सकता था। वो चीज़ें जब दिमाग में घूमती है ना, तब आपकी परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो पाती है। फिर एक 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊँगा कि आपको थोड़ा-सा और अलग लेके चली जाएगी इंटरव्यू में आपकी जो परफ़ॉर्मेंस होगी उसके अंदर, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करा था। जो एक तो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो होती है, उसके लिए मैंने 2018, 2021 इनकी जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट चल रही थी और 2023 में भी हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, उस उन ग्रुप्स के अंदर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं और वो ग्रुप शेयर भी करने चाहिए, ताकि सभी का भला भी हो सके, आपका भी भला हो सके। आप अगर बताओगे तो वो तो जो भगवान ने दिया वो आपको मिलना ही है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट का ये फ़र्क पड़ेगा कि आप जब वो स्क्रिप्ट देखते हैं, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता तो मैं कैसे बोलता? अगर आपको लगता है कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसको एक रजिस्टर बना लीजिए, सिर्फ़ ट्रांसक्रिप्ट वाले क्वेश्चन्स का। उसमें आप बैकग्राउंड से आप तैयार कीजिए, या तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर लो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो। बैकग्राउंड पता करें, अभी क्या चल रहा है वो पता करें और प्रशासन उसमें क्या कर सकता है, आप वो पता करें, उसको तैयार करें। उसके जो भी कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आप याद रखें क्योंकि पूरा का पूरा लैंग्वेज, पूरा का पूरा टॉपिक आप याद नहीं कर पाएँगे। आप याद कर पाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ कीवर्ड्स। उसी कीवर्ड्स के बेसिस पे और आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, उसी के आस-पास आपका इंटरव्यू चलेगा और आपके जो जवाब होंगे, वो उसी के आस-पास निकलेंगे। तो एक तरीके से ये लगता है कि हाँ,
सामने वाले अभ्यर्थी को एक जानकारी है, नॉलेज है और ये अच्छे तरीके से अपनी बात को पुट अप कर सकता है। ठीक है? अगला मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये देखना ना कि यार इंटरव्यू में एक्चुअली बोला कैसे जाता है ना? तो आप क्या कीजिए या तो यूपीएससी के जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो, आरएएस के जो मॉक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वो, सोने से पहले 2 इंटरव्यू ज़रूर देखिए। वो देखने से क्या होगा कि आपके पूरी रात आप जब सोओगे तो दिमाग में प्रोसेसिंग चलेगी कि इस इंटरव्यू में किसी अभ्यर्थी ने किस तरीके से बात करी, किस तरीके से स्माइल दी, किस तरीके से सॉरी बोला, है ना? इन चीज़ों के बारे में आपकी वो बातें दिमाग में चलती जाएगी और आप उसको एनालिसिस करते रहोगे। अगले दिन जब आप उठोगे, तो आप एक नए तरीके से अपने आप को पाओगे कि मैं नए तरीके से अपनी बात रख पा रहा हूँ। वो आप ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे लास्ट में जो मैं बात करना चाहूँगा वो है पावर ऑफ सेइंग सॉरी। सॉरी ऐसा शब्द है, हम बोलते हैं कि यार हमसे जो सवाल पूछा जाता है, हम सारे सवाल आने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपके जो आधे घंटे का जो इंटरव्यू चलेगा, उसमें करीब 4 से 5 बार ऐसा मौका आएगा कि आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। तो आपको वो सॉरी कॉन्फिडेंटली बोलना है। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है। मैं बाहर जाके इसको और देखूँगा, इसके बारे में और मैं पता करूँगा। क्योंकि हम जब तुक्का लगाते हैं या अंदाज़ा लगा कर के हम उनके उनसे कुछ बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार इसमें इंटेग्रिटी की कमी है, अधिकारी वाले गुण नहीं है, तुक्के मार रहा है। तुक्के नहीं मारने, हमें नहीं आता है तो नहीं आता, जो आता है हमने इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया है, इस तरीके से प्रेज़ेंट किया है कि उनको लगे कि हाँ, ये सही बात इन्होंने बोली है और अच्छी बात बोली है। तो आप सॉरी ज़रूर कहिए, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा तो आप उस जगह सॉरी बोल दें, सॉरी सर, मैं अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में और पता करूँगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको इंटरव्यू के अंदर बताया है कि इन चीज़ों से आप थोड़ा-सा अलग हट के दिख सकते हो और आपकी और भी कोई क्वेरीज़ वग़ैरह होंगी, तो मैं आपके लिए सदा तत्पर हूँ और कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे और इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और फाइनल लिस्ट में अपना नाम ज़रूर बनाएँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।